इसमें आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि संलग्न चित्रों में धारिताओं के मान इस प्रकार है C1 C2 C3 C4 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड तथा C5 इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। बिंदुओं P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इन बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश संचित होगा। ठीक है, अलग अलग आवेश ही पूछते हैं। तो यहाँ पर भी चित्र दे रखा है। सबसे पहले इस चित्र को बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये व्हीटस्टोन सेतु है जो कि संतुलित मात्रा में है। संतुलित होने की जो शर्त है व्हीटस्टोन, क्योंकि अगले लेसन में आता है और इसके सारे बहुत सारे और प्रैक्टिकल हम करते हैं। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। यहाँ पर ये पहला संधारित्र है, दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है। कुछ इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। वैल्यू है यहाँ पर C3, C5 और C2। ये है C3, C5 और ये C2। इसके अलावा ऊपर जो दे रखा है इन्होंने एक और कैपेसिटर लगाया है। यहाँ और यहाँ पर भी इन्होंने एक कैपेसिटर लगाया है। नाम दे रखे हैं इन्होंने, ऊपर C1 है, नीचे C4 है। ठीक है जी, C1, C2, C3, C4 और C5 पांच प्रकार के संधारित्र हैं यहाँ पर। इसमें से जो चार संधारित्र हैं बिल्कुल बराबर बराबर है और पांचवा संधारित्र वो अलग है। तो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, बिंदु P ये है और बिंदु Q ये है। ठीक है, ये दो ही बिंदु हमारे पास इस समय है, बिंदु P और बिंदु Q। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बिंदु P से चलने वाली धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि C3 पर आती है। उसके पश्चात ये धारा और दो भागों में बढ़ जाती है, C4 पे आती है, आते आते बिंदु Q पर जाके डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार से भी अगर हम देखेंगे तो बिंदु Q से चलने वाली धाराएं भी दो भागों में बढ़ जाती है। ये C2 पर आती है धारा और ऊपर चलते चलते बिंदु C5 की जो दूसरी प्लेट है उससे संबंधित होने के पश्चात ऊपर C1 पर ये निकल जाती है। यदि मैं बिंदु P व बिंदु Q को खींचूं, पकड़कर खींचूं, तो खींचने के पश्चात मुझे कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को पकड़कर खींच लूं तो खींचने के पश्चात मुझे कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होगी। गलत बन गया। मैं डायरेक्टली ऐसा चित्र बना सकता हूं।
जिसमें पहला संधारित्र कहीं यहाँ जुड़ा है, दूसरा संधारित्र कहीं यहाँ जुड़ा है, तीसरा संधारित्र कहीं यहाँ जुड़ा है और जो चौथा संधारित्र कहीं यहाँ जुड़ा है। बिंदु P व Q, बिंदु P आप इसको कह लीजिए, बिंदु Q आप इसको कह लीजिए, है ना। अब ये तो बिल्कुल सेम ही है। अब इसमें नीचे ये जो C5 है इसमें आप नीचे लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये है C5 और ये क्या हो गया, नीचे वाला C3 कर लो, ऊपर वाला कर लो C1, ये नीचे वाला C4 कर लो और ये कर लो C2। कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही चित्र बिल्कुल बराबर बराबर है। P Q और RS भी है यहाँ पर बिंदु, R और S। R बिंदु ये लिया है इन्होंने, S बिंदु ये लिया है। अब जरा देखेंगे C5 के दोनों सिरों पर R और S है, तो R को हम ऊपर बनाए, S को हम नीचे बनाए हैं कुछ इस तरह से। ये दोनों ही चित्र बिल्कुल सेम है अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो। जैसा कि चित्र में दर्शाए गए हैं 5 प्रकार के संधारित्र इस समय संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रतीत होते हैं। दिए गए चित्र में जो 5 संधारित्र है इस समय संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का रूप है या उसके तुल्य है, जिसके कारण संधारित्र C5 प्रभावहीन होगा, अतः इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। लिखेंगे चोटिया चिन्ह लगाकर, दिया गया परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के तुल्य है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के तुल्य है, जिससे या जिसके कारण अब संतुलन के लिए क्या होता है, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C3 कर लीजिए इक्वल टू C2 अपॉन C4 कर लीजिए, जो मर्जी। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेसन में पहुंचेंगे तो इसको विस्तार पूर्वक हम करवाएंगे, तब आप P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल धारिताओं के ही पदों में है, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 ही हमको करना होगा। 4 प्रकार के संधारित्रों पर ही आवेश संचित होगा। बीच में जो C5 है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। अतः आप लिखिए C5 पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। मैं इसको आगे लिखता हूँ और मैं थोड़ी जगह बनाने का प्रयास करता हूँ।
बिंदु R व S के मध्य जुड़े संधारित्र C5 C5 पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। संचित नहीं होगा। अतः C5 प्रभावहीन होगा। अब जब C5 प्रभावहीन है तो आप क्या करेंगे, C5 को हटा दीजिए। जब हम इस C5 को हटा देंगे तो बिंदु Q व P के सापेक्ष हमको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। जिसके लिए ऊपर, अब देखिए क्या होगा, इसको लाइन खींच सकते हैं इस तरह से, बिंदु P से Q तक जाती हुई ये लाइन इस परिपथ को दो भागों में बांट देगी। एक बनेगा C1 से C2, दूसरा बनेगा C3 से C4, अर्थात C1 व C2 श्रेणी संयोग है और C3 व C4 श्रेणी संयोग है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। तथा C3 व C4 धारिता ही याद करो इसकी। वन अपॉन C इक्वल टू C1 प्लस 1/C2। अब देखिए C1 C2 कितने दे रखे हैं इन्होंने, C1 C2 C3 C4 4 माइक्रोफैराड है सभी, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। आगे करेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू 4/2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ठीक इसी प्रकार से C3 और C4 अतः धारिता यहाँ पर भी कितनी होगी, 2 माइक्रोफैराड ही होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ C डैश इक्वल टू क्यों, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, क्योंकि सभी संधारित्रों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। अब तुल्य संधारित्र ले लीजिए, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तुल्य संधारित्र C व C डैश समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता तुल्य धारिता को मैं किस चीज से शो कर लेता हूँ, यहाँ से C डबल डैश से शो कर लेता
हूँ, इक्वल टू सूत्र है C1 प्लस C2, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। ये तुल्यकारिता हमारे पास में आ चुकी है 2 माइक्रोफैराड, सॉरी 2 प्लस 2 हाँ 4 माइक्रोफैराड है, सही है, वेरी गुड, 2 और 2 4 माइक्रोफैराड। पहला आंसर यहाँ पर ये आ चुका है। अब ये पूछते हैं इसी क्वेश्चन में, और दे रखा था इन्होंने कि यदि बिंदु P व Q के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, बिंदु P व Q के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तो देखिए 10 वोल्ट जोड़ दिया जाता है यहाँ, ठीक है, बैटरी लगा दी है, परिपथ बन के तैयार हो गया, बिजली प्रवाहित होनी शुरू हो चुकी है और संधारित्रों में आवेश की मात्रा आनी शुरू हो चुकी है। ओके बिंदु P व Q के बीच में 10 वोल्ट जुड़ा है, इसका सीधा सा मतलब होगा C1 व C2 के सिरों पर 10 वोल्ट है, C3 व C4 के सिरों पर भी 10 वोल्ट है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। बिंदु P व Q के बीच 10 वोल्ट, विभवांतर कितना है 10 वोल्ट दे रहे, अतः C1 व C2 पर संचित आवेश अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर मैं सबको एक साथ में कर देता हूँ क्योंकि C1 C2 C3 C4 सबकी वैल्यू बराबर है। मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू कितना दे रखा था इन्होंने 4 माइक्रोफैराड था, ठीक है 4 माइक्रोफैराड था, और जो C5 था उसकी वैल्यू अलग थी, तो C1 C2 C3 C4 की सबकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है,
जिसमें से C1 और C2 ऊपर जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण C1 और C2 इसमें बराबर बराबर आवेश संचित होगा। ठीक इसी प्रकार से C3 व C4 ये भी श्रेणी क्रम में है, इसके कारण C3 व C4 में संचित आवेश की मात्रा बराबर बराबर होगी। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, C1 C2 C3 व C4 पर संचित आवेश, प्रत्येक पर संचित आवेश। क्या सूत्र है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। C के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, चाहे तो C1 चाहे तो C2 चाहे तो C3 चाहे तो C4, कोई सी भी एक वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए C1 कर रहे हैं, ठीक है, और Q के स्थान पर चलिए Q ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 4 माइक्रोफैरड, 4 गुणा 10 की घात माइनस की 6 हो गया, इनटू V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। आगे बढ़ा लो तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 4 है 40, यानी 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम। माइक्रो में है, किस में है, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से, केवल तुल्य संधारित्र ही लिखेंगे यहाँ से, C1 व C2 श्रेणीबद्ध है या श्रेणी क्रम में है, ये लिखना पड़ेगा थ्योरी में। अतः संचित आवेश बराबर बराबर होगा, संचित आवेश समान होगा। अतः संचित आवेश Q इक्वल टू, अब देखिए CV, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तुल्य संधारित्र है, ये क्या है, तुल्य संधारित्र 1/4 प्लस 1/4 आपने किया था, वो वाला संधारित्र। थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, C1 C2 C3 अलग अलग वैल्यू हमने प्रयोग की, नहीं करनी चाहिए थी। तुल्य संधारित्र हम प्रयोग करेंगे क्योंकि एक ही तार से जुड़े हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा गुणा में 10, कितना हो गया, 20 माइक्रोकूलम। प्रत्येक पर कितना आवेश संचित होगा, 20 माइक्रोकूलम का आवेश संचित होगा। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है, अतः इन पर भी संचित आवेश कितना होगा, Q डैश कर लीजिए 20 माइक्रोकूलम ही, ठीक है जी। यानी चारों संधारित्रों पर आवेश कितना होगा, 20 20 20 20 माइक्रोकूलम ही संचित होगा। अब बीच में एक C5 और था, C5 आपने हटा दिया था ना, C5 संधारित्र, C5 प्रभावहीन है, C5 कैसा था, प्रभावहीन था। संधारित्र C5 प्रभावहीन है, इसलिए
इस पर संचित आवेश 0 होगा। इसलिए इस पर संचित आवेश कैसा होगा? 0, यानी Q डबल डैश इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रभावहीन है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज नहीं है। प्रभावहीन होने के कारण इसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।